जय हिंद बच्चों, फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आजकल हम लोगों ने क्लास 12th की एक सीरीज तैयार करी है, सीरीज बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग 3.1, 3.2, 3.3 सारी एक्सरसाइजेस कवर करी हैं। आज हमारी अगली वीडियो बनेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के लिए। हालांकि इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो ऑलरेडी हमने सेपरेटली बनाई है, क्योंकि उसको सॉल्व करने का एक सेपरेट मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट वीडियो हमने वही अपलोड करी थी। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड करी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस वीडियो को जरूर रिवाइज कीजिए एग्जामिनेशन के लिए। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसलेनियस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा, क्वेश्चन में क्या रखा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि उसने बता दिया है कि इंफॉर्मेशन दी है बच्चों कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए कैसे प्रूव होगा, इसको बात को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दो जो प्रीवियस वीडियोस में बताई गई थी। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए जो वो पहले था, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम आ गया तो सिमेट्रिक, नहीं सेम आया, माइनस के साथ आया सेम, तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। साथ ही साथ में एक बात और याद रखनी है बच्चों कि ए बी का होल ट्रांसपोज अगर कहीं दिखाई दे तो वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। या अगर ए बी सी 3 है और उसका होल ट्रांसपोज दिखाई देता है तो क्या होता है? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब बैक गियर में हो जाता है, रिवर्स सी बी ए। एक और बात, कहीं पर अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो वो ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग। और सबसे खास बात, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वापस ए आ जाता है। मैंने जो वीडियो बनाई थी ट्रांसपोज के ऊपर 3.3 में, उस वीडियो में यही सब कराया गया था। इसके क्वेश्चन भी कराए थे। अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले से बता रखा है, उस बात को समझते हैं क्या कह रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो भाई सीधी सी बात यह है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उसने खुद बोला है क्या कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा और साथ ही साथ में बी का ट्रांसपोज बी होगा। ए का ट्रांसपोज होगा ए, बी का ट्रांसपोज होगा बी, बिकॉज दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अपने को क्या प्रूव करना है? अब मुझे प्रूव करना है कि ए बी माइनस में बी ए, ये क्या है अपने आप में? ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसे प्रूव होगा जरा समझते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं बच्चों। ए बी माइनस बी ए को, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूं क्या? पी। ए बी माइनस बी ए को हम लोग लेट कर लेते हैं पी। अब मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, उसको कैसे पता लगाया जा सकता है? उसको पता लगाने का एक ही तरीका है, आप उसका ट्रांसपोज कीजिए। यहाँ पे पहले मैं ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज करने पे देखूंगा क्या आ रहा है, उसी के बेस पे हम ये कंफर्म कर पाएंगे इज इट वेदर सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स। यहां पे जो P है इसका ट्रांसपोज होगा और यहां पे ए बी माइनस बी ए जो दिखाई दे रहा है इसका भी ट्रांसपोज होगा। लेफ्ट हैंड साइड में P का ट्रांसपोज और यहां पे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज।
P ट्रांसपोज ए बी, यहां पे ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज और यहां पे बी ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी को आगे ए को पीछे, और बी ए का ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या बताई थी, जैसे कहीं पर एक्स वाई का होल ट्रांसपोज है तो रिवर्स हो जाता है, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। अच्छा, इसके बाद जरा समझना बच्चों, मैं यहां पर आऊं, पी ट्रांसपोज तो ऐसे ही ऐसा। अच्छा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बता रखा है किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, तो बी ट्रांसपोज के बदले बी, ए ट्रांसपोज के बदले ए, माइनस ए ट्रांसपोज के बदले ए और बी ट्रांसपोज के बदले बी। इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी ए, पी ट्रांसपोज एज इट इज। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए को मैं क्या मान चुका हूं, ए बी माइनस बी ए को मैं नाम दे चुका हूं पी, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, पी। गौर करने वाली बात यह है कि ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स जो था इसको मैंने पी नाम दिया था, और पी का जब मैंने ट्रांसपोज किया तो वापस पी आ गया, लेकिन माइनस में आ गया है। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए माइनस के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख देंगे, सो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा खास है, उसमें और थोड़ी खास बात होगी, प्लीज नोट इट। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, show that the matrix B transpose AB is a symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है B ट्रांसपोज AB, क्या दे रखा है, B ट्रांसपोज AB, क्या रखा है, इसमें ना मेन रोल A का है। उसने बोला है कि अगर A सिमेट्रिक है, समझना बच्चों, अगर इसमें A सिमेट्रिक है तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB, ये भी पूरा का पूरा सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर इसमें A स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब B ट्रांसपोज AB की अपनी कोई औकात नहीं है, इसका कोई अपना सेल्फ नेचर नहीं है। B ट्रांसपोज AB डिपेंड करता है A पर। अगर ये बीच वाला A मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा का पूरा भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आपको यही प्रूव करना है। क्वेश्चन 2 in 1 है। एक बार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ये मानते हुए कि A सिमेट्रिक है, और एक बार मान के चलेंगे कि A स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में मुझे सॉल्व करना है, ये बात तो कंफर्म्ड है। तो 2 पार्ट में सॉल्व करना है, तो 2 पार्ट में सॉल्व करने के लिए मैं बोर्ड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले पार्ट में हम लोग ये मान के चल रहे हैं क्या, व्हेन A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हेन A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब पहले ही मैंने मान लिया बच्चों कि A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज क्या आएगा, फिर A ही आएगा। अगर A सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जाए वो सिमेट्रिक है। तो जब उसने बता ही दिया कि A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब उसका ट्रांसपोज वही आना है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अब अपने को क्या प्रूव करना है, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अपने को प्रूव करना है क्या, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैं जानकारी के लिए बता दूं क्या प्रूव करना है, टू प्रूव B ट्रांसपोज AB क्या होगा, ये भी एक सिमेट्रिक होगा। तो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट
बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो पूरा है इसको थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूं पी, जिसे मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी, इसको मैंने लेट कर लिया बच्चों, किसके इक्वल है ये, पी के इक्वल है। अब कोई मैट्रिक्स, इसे आपको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। तो मैं कह रहा था कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज से हम तय कर पाएंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं जरा सुनिएगा। सबसे पहले ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, यहां पे P का ट्रांसपोज और यहां पे B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज। अच्छा, अब यहां पर मैंने बताया था जब भी मल्टीपल टर्म्स हो और होल ट्रांसपोज लगा हो तो याद रखिए ट्रांसपोज करते समय रिवर्स गियर हो जाएगा। रिवर्स गियर का मतलब पीछे वाला, फिर बीच वाला, फिर फर्स्ट वाला। मेरे मतलब यहां पे क्या होगा, B के ऊपर ट्रांसपोज, फिर A के ऊपर ट्रांसपोज और फिर B ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि जैसे कहीं x y z लिखा है उसका होल ट्रांसपोज लगाना है, तो क्या होगा, z का ट्रांसपोज, y का ट्रांसपोज और x का ट्रांसपोज। अच्छा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज मुझे बता रखा है A के इक्वल है क्योंकि वो सिमेट्रिक था, तो A ट्रांसपोज के बदले में A लिख सकता हूं। और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस B आ जाएगा, तो यहां पे मैं B लिख डालता हूं। P ट्रांसपोज एज इट इज, B ट्रांसपोज ए बी, इसकी शक्ल तो इससे मिल रही है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है और ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो इस पूरे के बदले में क्या लिख डालता हूं, P। मतलब P मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज किया तो P का ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया बच्चों, P का ट्रांसपोज करने पर वापस P आ गया। इस मैट्रिक्स को मैंने P माना था, इसका ट्रांसपोज करने पे P आ गया, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए तो उसका नाम क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सो B ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। सेकंड पार्ट पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद जरा करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं करता हूं, देखिएगा। दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इसमें पहले हम मान लेंगे क्या, व्हेन A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमने मान लिया क्या कि A क्या है, A है अपने आप में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जरा समझना बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज क्या आएगा, A का ट्रांसपोज सीधी सी बात है A ही आएगा। तो कैसे, जरा सुनिएगा, जरा समझते हैं बात को। A का ट्रांसपोज A आएगा माइनस के साथ, और मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, मैं लिख के बता दूं कि B ट्रांसपोज ए बी क्या है अपने आप में, ये अपने आप में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाउ टू प्रूव, कैसे देखेंगे जरा सुनिएगा। उसके लिए B ट्रांसपोज ए बी जो है इसको लेट कर लीजिए Q। ये जो B ट्रांसपोज ए बी आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, Q अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, Q अज्यूम करने के बाद अगला काम क्या होगा वो समझते हैं, वही काम जो करते हैं हमेशा, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड। देखिएगा यहां पे Q का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब सबका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, पीछे वाला B आगे, फिर A और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वहां पे नोट कर देते हैं, एक्स वाई जेड का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, जेड का ट्रांसपोज, वाई का ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज, रिवर्स हो जाएगा, तो वही रिवर्स मैंने किया, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, यहां पे क्या होने वाला है, बी ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है कि ए का ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से माइनस ए है, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी होगा ही। मैं यहाँ पे बता दूं, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। माइनस से बाहर ले आता हूं तो माइनस का बाहर आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए और बी, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी।
अच्छा माइनस एज इट इज इसको समझिएगा बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी को क्या मान रखा हमने क्यू, तो यहाँ पर क्यू का ट्रांसपोज क्या आ गया बॉस, क्यू आ गया लेकिन माइनस में, तो क्योंकि क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू आ गया है तो लिख देंगे सो बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका होना किस बात पर डिपेंड करता है, की पॉइंट है ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक हो गया, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, बस एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए दैट इज 3x3 ये एलिमेंट है। क्वेश्चन में बता रखा है कि इफ ए ट्रांसपोज ए आई के इक्वल है, मतलब ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, देन एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे जरा समझिएगा। देखिए सीधी सी बात है, उसने बोला है ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। पहले मैं जरा ए ट्रांसपोज लिख लूं। ए ट्रांसपोज का मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, 0x(x) रो है तो 0x(x) कॉलम, 2y(y) - y कॉलम है तो 2y(y) - y, z(z) कॉलम है तो z - z रो हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ये तो मैंने ए ट्रांसपोज लिखा, फिर यहाँ पे ए लिखना है। ए क्या है, ए तो यही है बाय डिफॉल्ट, 0x(x) 2y(y) - y और z - z, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है बॉस, दैट इज इक्वल्स टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ द मैट्रिसेस। 0 को 0 से करूंगा 0, x को x से करूंगा x², x को x से करूंगा प्लस में x²। इसी रो को इस कॉलम से कीजिए, 0 को 2y से करेंगे 2y, x को y से करेंगे xy, x को y से करेंगे -xy, ठीक है। इसी को फिर इस कॉलम से कीजिए, 0 को z से करेंगे 0, x को z से करेंगे -xz और x को z से करेंगे +xz, मतलब -xz + xz, ठीक है। इस रो को अब इस कॉलम से कीजिए, 2y को 0 से करेंगे 0, y को x से करेंगे xy और y को माइनस y को x से करेंगे तो माइनस का xy। इस रो को इस कॉलम से कीजिए, 2 2 जा 4y², y को y से करेंगे y² और -y को y से करेंगे प्लस का y²। अच्छा है, इस रो को इस कॉलम से कीजिए, 2y को z से करेंगे 2yz, y को z से करेंगे माइनस का yz, 2y को z से किया 2yz, y को z से किया -yz, y को z से करेंगे -yz, थोड़ा छोटा हो गया। z को 0 से करेंगे 0, z को x से करेंगे माइनस का zx, z को x से करेंगे प्लस का zx, z को y से करेंगे 2yz माइनस का yz और माइनस का yz, z को z से करेंगे z², माइनस z को प्लस z से करेंगे z² और ये भी प्लस का z² और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा, सीधी सी बात है, x² 2x², ये कट गया तो 0 0 आ गए। यहाँ पे xy से xy कट गया, 2xy -yz से ये भी कट गया तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये बेचारा क्या बच गया 6y²। यहाँ पे ये कट गया, 2y में से डबल y ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा खाली 0 0 3z²। और इक्वल टू में अपना क्या चल रहा है, इक्वल टू में अपना चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद वही काम जो पीछे किया हम लोगों ने, क्या दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग। तो यहाँ पे 2x² इक्वल हो जाएगा किसके 1 के, इसी तरह से यहाँ पे 6y² भी इक्वल हो जाएगा 1 के और 3z² भी इक्वल हो जाएगा 1 के।
एक्स स्क्वायर 1/2, एक्स की वैल्यू आएगी 1 का रूट 1, रू का रूट 2, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√6 और जेड की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़े से और खास है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि पूछा जाता है 1 मार्कर 2 मार्कर में, ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल टू ओ। यहाँ पे ओ का मतलब याद रखिए ओरिजिन नहीं है, ओ का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच कंटेन ऑल एलिमेंट जीरो नॉन एज द जीरो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स तीनों को मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने को ये फाइंड करना है। क्या करते हैं, 3 मैट्रिक्स दे रखा है ना, तो एक बार में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो रो को कॉलम से करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करूंगा 1, इस रो को इस कॉलम से कर दिया। फिर इसी रो को अगले कॉलम से कीजिए, 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा। 1 को 2 से क्या 2, 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 को 2 से करेंगे 2 ही आएगा, है ना बच्चों। 1 0 0 2 1 2 1 2 जब 2। अच्छा, इस रो को इन तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब और कोई तो रो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पर रुक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है 0 2 x तो चल ही रहा है और इक्वल टू में o है। o बोले तो और जीरो मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दूं, 6 2 4 6 2 4 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका है 0 2 x और इक्वल टू में है 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से, 6 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 को इससे करेंगे तो 4x, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक याद रखिए, ओरिजिन है यानी कि 0 है, 0 का मतलब मैंने बताया जीरो मैट्रिक्स। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, कितने रो कितने कॉलम वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है 4 + 4x, एक सिंगल एलिमेंट है ये, तो ये 1/1 है, तो 0 भी क्या होगा बाई चांस 1/1 ही होगा। तो अब अगर मान के चलिए यहाँ पे इक्वेटिंग बोथ साइड कर देता हूँ मैं, तो सीधी सी बात इक्वेटिंग करने पर क्या होगा, 4 + 4x किसके इक्वल आएगा 0 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। 9 तो बिल्कुल ही सेम है, आप कर सकते हैं, 8 भी आप कर लेंगे। मैं पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 समझाता हूं व्हाट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sell in 2 markets, annual sale are indicated as follows। क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, मैं आपकी नोटबुक में है कि आपको बता रखा है प्रोडक्ट के बारे में कि क्वेश्चन में बता रखा है 2 तरह की मार्केट है बॉस, मार्केट 1 और मार्केट 2, और प्रोडक्ट बता रखे हैं प्रोडक्ट X Y और Z है, 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000। मतलब क्या हुआ, पहले ये सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। इसका मतलब ये है कि एक सेलर है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट बेचता है XYZ, और 2 तरह की मार्केट में बेचता है, मार्केट 1 मार्केट 2। मार्केट 1 में वो प्रोडक्ट X की 10,000 यूनिट, प्रोडक्ट Y की 2,000 यूनिट और प्रोडक्ट Z की 18,000 यूनिट वो बेचता है। दूसरी तरफ मार्केट 2 में 6,000 20,000 और 8,000 यूनिट्स बेचता है रिस्पेक्टिव मोड में, किसकी, प्रोडक्ट X Y और Z की। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। इफ यूनिट सेल प्राइस, यूनिट का मतलब एक यूनिट, सिंगल यूनिट,
If unit sale price of X, Y, Z are 2.5, 1.5 and 1.0 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. पहले इतना ही पढ़ते हैं। उसने बोला है कि मान के चलिए ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कितनी कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, ये तो उसने बता दिया। साथ साथ में उसने ये भी बताया है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है। तो प्राइस बता रखा है, जो प्रोडक्ट एक्स है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको सेलिंग प्राइस बता रखा है, मैं लिख के दिखाता हूं। सेलिंग प्राइस किसका? प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड का कितना कितना है। तो प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग प्राइस 2.50 है, इसका 1.50 है, इसका 1.00 है। और ये भी एक अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये क्वांटिटी का मैट्रिक्स है, क्वांटिटी बोल रखी है, कितनी कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी। और ये प्राइस बता रखा है किस किस प्राइस पर हमने कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, एक्स इस प्राइस पे, वाई इस प्राइस पे, जेड प्राइस पे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए अगर हमने इस प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट 1 में बेचा, मार्केट 2 में बेचा, द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम ईच मार्केट। पहली मार्केट से उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, दूसरी मार्केट से टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। रेवेन्यू का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, ई कॉमर्स का टर्म है। आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में जाके सेल आउट कर देते हैं। मार्केट में सेल करके जो भी आपको अमाउंट मिला, जितना भी मिला, वो आपका रेवेन्यू है। भाई मान के चलिए ये एक मार्कर है और मैंने ये 1000 मार्कर बनाए और एक मार्कर में मार्केट में 50 रुपीज़ का बेच रहा हूँ। तो 1000 मार्कर को 50 रुपीज़ के हिसाब से सेल करने पर आई विल गेट ₹50,000 एंटायरली। तो टोटल जो मेरे को 50,000 मिलेगा, दैट 50,000 कंसीडर्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम मी। ये 50,000 मेरे लिए रेवेन्यू कहलाएगा। इस 50,000 में बेचने पर मेरा जो प्रॉफिट है वो भी इसी में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू का मतलब टोटल अपने को कितना मिला प्रोडक्ट को सेल करके। तो यहां पर अपने को रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर हमें निकालना है क्या भला बच्चों, टोटल रेवेन्यू, तो जो भी मुझे क्या है क्वांटिटी सोल्ड है उसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस से। भाई क्वांटिटी कितनी बिकी है, क्वांटिटी कितनी बिकी है, तो क्वांटिटी बता रखी है ना, यही तो क्वांटिटी बिकी है। 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000, ये तो हो गई, याद रखिए क्या है, क्वांटिटी। और प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस हमें कितना दे रखा है, प्राइस दे रखा है, याद रखिए 2.50, 1.50 और 1.00। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे स्पेस तो है थोड़ा बहुत, चलिए कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा, देखना 10,000 को 2.5 से करूंगा, इट वुड बिकम 25,000। 2,000 को 1.5 से करूंगा, दैट वुड बी 3,000। 18,000 को 1 से करूंगा, इट बिकम्स 18,000। इस रो को मैंने इस कॉलम से किया। अब सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई करते हैं इन कॉलमों से। 6,000 को करेंगे तो 6, 25, 15,000 आएगा, इसको इससे कर दिया। ये 20,000 है, 20,000 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 30,000। और 8,000 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 8,000। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आपका टोटल रेवेन्यू तैयार होने वाला है वो कितना तैयार होने वाला है, 25,000 और 3 कितना होगा, 28, 28 और 18, 28 और 8 36, दैट इज टोटल एंटायरली 46,000। 15,000 और ये है 30,000, दैट इज 45, 45 में 8 ऐड होगा तो कितना आएगा, 53,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दो मार्केट थी, मार्केट 1 और मार्केट 2। अब और ये अलग अलग मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहा है। जो पहली मार्केट में उसने सेल किया है, तो पहली मार्केट में उसका टोटल रेवेन्यू होगा 46,000 और सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू होगा 53,000। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। फर्स्ट मार्केट से आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा, 46,000। और सेकेंड मार्केट से आपको रेवेन्यू कितना मिलने वाला है, 53,000। ये तो हुआ अपना फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। प्लीज कम ऑन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 3 कमोडिटीज आर 2, 1.0 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बात बताइए बॉस, वो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है,
हमने ये प्रोडक्ट इस रेट पर इस रेट पे बेच दिया, ठीक है, रेवेन्यू आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात वो और पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट बेचने से पहले बनाया होगा या खरीदा होगा। तो खरीदने पे जो कॉस्ट आई है ना, या बनाने पे जो कॉस्ट आई है, कितनी आई है। प्रोडक्ट X की कॉस्ट आई है 2.0, प्रोडक्ट Y की कॉस्ट आई है 1.0 और प्रोडक्ट Z की कॉस्ट आई है 50 पैसे। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई। कोई प्रोडक्ट अगर मान के चलिए मैं 2 का परचेज करके 250 में बेच रहा हूं, तो 50 बीइंग द प्रॉफिट फॉर मी, वो मेरे लिए 50 प्रॉफिट होगा। तो यहां पे जरा समझिएगा, यहां पे एक बात मैं आपको कहूं, ये X है, ये Y है, ये Z है, आपको समझा रहा हूं मैं। हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, इसका सेलिंग प्राइस 2.50, इसका सेलिंग प्राइस 1.50 और इसका सेलिंग प्राइस था X। फिर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट भी बता रखी है, कॉस्ट कितनी बता रखी है। इसका कॉस्ट है 2.00, इसका कॉस्ट है 1.0 और इसका कॉस्ट है 50 पैसे। तो इसके बेस पर मैं पर यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। पर यूनिट का प्रॉफिट कितना आएगा, पर यूनिट यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 50 पैसा, यहाँ पे पर यूनिट प्रॉफिट आएगा 50 पैसा और यहाँ पर भी पर यूनिट 50 पैसा आएगा। कैसे निकाला प्रॉफिट भाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दिया। बचपन में मैडम ने सिखाया कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट। अब ये मेरे को पर यूनिट इतना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, सीधी सी बात वो पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सुनिएगा। अगर मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो जितनी क्वांटिटी मैंने सेल आउट करी, कितनी क्वांटिटी मैंने सेल करी है, मैंने जो क्वांटिटी सेल करी है वो कितनी करी है 10,000, फिर इसके बाद क्वांटिटी करी है 2,000, इसके बाद 18,000, यह आएगा 6,000, यह आएगा 20,000 और यह आएगा कितना 8,000। ये क्वांटिटी है। और पर यूनिट प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट इतना ही है 0.50। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कि जो हमारी क्वांटिटी सेल आउट हुई है उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, पर यूनिट प्रॉफिट से मैं इसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पर यूनिट अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वुड बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 को 0.50 से करेंगे 5,000, 2,000 को 0.50 से करेंगे दैट वुड बी 1,000, 18,000 को 50 से करेंगे इट वुड बी 9,000, सेम एज इट इज। 6,000 0.50 दैट इज 3,000, 20,000 50 10,000 और 10,050 8,050 4,000। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या बनेगी बात, प्रॉफिट 9 और 1 10 that would be 15,000 profit from the first market and 4 or 10 14 that is 17,000 being the profit of the second market। तो ये फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट है, ये सेकंड मार्केट का प्रॉफिट है जो सेलर को इन दोनों मार्केट से अलग अलग हो रहा है। क्वेश्चन अच्छा था, ये नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Find a matrix X if X multiply by this equal to this। देखिए बॉस क्या है क्वेश्चन में, X एक मैट्रिक्स है, यहां पर आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है और X एक ऐसा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या हमें नहीं पता, ये हमें पता लगाना है। X एक ऐसा मैट्रिक्स है कि उस मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा X मैट्रिक्स, उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे ये पता लगाना है। उससे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है बच्चों कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। तो X मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहले तो ये पता लगाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक समझिए। देखिए मान के चलिए ये 2 मैट्रिक्स हैं, X मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर क्या मुझे नहीं पता। ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, यानी कि इसमें ऐसे लिख देता हूं, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और जो आया है आउटपुट उसमें क्या है, उसमें भी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसमें कितनी रो है कितने कॉलम है नहीं पता है। एक बात याद रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था पीछे की एक्सरसाइजेस में 3.2 में, देखिएगा मैं यहां पे बता दे रहा हूं दोबारा से। जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी हो सकता है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी हो सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स में उतने कॉलम हो जितने दूसरे वाले में रो है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स।
पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरे में उतनी रोज होनी चाहिए, उतनी रोज होनी चाहिए, उतनी रोज होनी चाहिए। कैसे जरा देखेगा, इसमें रोज कितनी है, सेकंड वाले मैट्रिक्स में रोज हैं 2, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कॉलम भी क्या होंगे 2। तो यानी कि तय रहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स कंटेन इक्वल टू 2 कॉलम्स कर रहे हैं। दूसरी बात, जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते समय याद रखिए जो आउटपुट मैट्रिक्स आता है उस आउटपुट मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स जितनी रो होती हैं और दूसरे मैट्रिक्स जितने कॉलम होते हैं। पहले मैट्रिक्स जितने रो, दूसरे मैट्रिक्स जितने कॉलम। तो इसमें कितनी रो होंगी सोचिए, क्योंकि इसमें रो कितनी है, इसमें रो है 2, क्योंकि इसमें रो है 2 तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट इसमें भी रोज कितनी रही होंगी, 2 ही रही होंगी, क्योंकि इसमें 2 रो रही होंगी तभी तो इसमें भी 2 रो आया है। और इसमें कॉलम कितने, इसमें 3 कॉलम है तो दूसरे वाले में भी 3 कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के ये पक्का हुआ कि जो हमारा एक्स मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड द 2 कॉलम होंगे। देयर मस्ट बी 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिएगा। पहले तो हमारा यही काम था कि ये पता लगाएं कि व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर जब पता चल गया तो पहले क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स ये मान लेते हैं 2x2 एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक्स मैट्रिक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूं, अब ए बी सी डी मैंने एक्स मैट्रिक्स की जगह पे लिखा, और मल्टीप्लाई में मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या इक्वल टू में -7 -8 -9 2 4 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से, ए को 1 से करेंगे a, b को 4 से करेंगे 4b, इसको इससे करेंगे a को करेंगे 2a, b को 5 से करेंगे 5b, इसको अब इससे कीजिए a को 3 से करेंगे 3a और b को 6 से करेंगे 6b, इसको भी करिए c 4d, ये आएगा 2c 5d, ये आएगा 3c प्लस 6d, ऑल आर इक्वल्स टू -7 -8 -9 दैट इज 2 4 6। अच्छा, इसके बाद देखिएगा आगे क्या होगा, लिख देते हैं क्या, इक्वेटिंग बोथ मैट्रिसेस। इक्वेटिंग करने का मतलब सर a प्लस 4b इसको इक्वल कर दीजिए -7 के, इसी तरह से 2a प्लस b 2a प्लस 5b सॉरी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -8 के, और 3a प्लस 6b इक्वल होगा -9 के। तो इस सबको इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं, दो इक्वेशन इनफ है, दो इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से क्या होगा, इनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2a प्लस 8b माइनस का 14, और ये आएगा 2a प्लस का 5b माइनस का 8, साइन कर देंगे चेंज, कैंसिल, ये आएगा क्या, 8 में से 5 गया 3b आएगा, 8 में से 5 गया 3b, और 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 6। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ b की वैल्यू तो आ गई प्यारे माइनस का 2, b की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब इस इक्वेशन को दोबारा ले लेते हैं, a प्लस 4 b के बदले -2 7 माइनस का, तो माइनस का 8 माइनस 7, a की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि -8 इधर आके प्लस का 8 होगा, a आ गया b आ गया। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, ये दोनों इक्वेशन अभी c और d भी तो फाइंड करना है, तो c और d कैसे फाइंड होगा सुनिएगा। c प्लस 4d किसके इक्वल होगा 2 के, c प्लस 4d इक्वल होगा 2 के, c प्लस 4d मस्ट बी इक्वल्स टू 2, और 2c प्लस 5d बॉस 2c प्लस 5d दैट वुड बी इक्वल्स टू 4। वैसे ही कर दो बॉस, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2c 2 4 जा 8d और 4 2c 5d 4, साइन कैंसिल, 8 में से 5 गया 3d, 4 में से 4 गया 0, d इक्वल्स टू 0, ये तो 0 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें रख देंगे वापस c प्लस 4d इक्वल टू 2, तो सही तो आया ना बस, 0 थोड़ा सा डाउट लगता है। अच्छा, c d के बदले 0 रख दूंगा 0, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब हमारा कुल मिलाकर के
सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा? मैट्रिक्स हमारा था ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का मतलब A1 है B-2 है, A1 है B-2 है, C2 है D0 है, C2 है और D0 है। तो हमारा आंसर कुल मिला के क्या आ गया? 1 - 2 और 2 0। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो यू विल फाइंड मोर क्वेश्चन लाइक दिस। नोट कीजिएगा, आगे कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 13 और 14 इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। 15 के बेस पर तो इजीली हो जाएंगे। मैं 15 करता हूं, देखिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, 1 मार्क के, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी आया हुआ है, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है। मैं इसको समझाता हूं तो वो भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर उसका स्क्वायर करें तो वापस ए ही आ जाता है जो वो पहले था। ये लिखा हुआ है। अब आपको फाइंड करके पता लगाना है कि i + a का होल क्यूब -7 है, ये किसके इक्वल होगा? और जबकि बुक में आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है a, सेकंड ऑप्शन है i - a, थर्ड ऑप्शन c है i, फोर्थ 3a। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, सॉल्व करता हूं, पता चल जाएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिएगा बस, सबसे पहले यहां पे मैं क्या करता हूं, इसे सिंप्लीफाई करता हूं। इसमें i + a पर i + a का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होगा प्यारे a³ + b³ + 3a² b + 3a b², a³ + b³ + 3a² b + 3ab² माइनस का 7a। i³, देखिए i जो है ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए हमेशा i आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, तो भैया सीधी सी बात है i का क्यूब भी i होता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। a³ को मैं क्या लिख सकता हूं? a² × a लिख सकता हूं। a³ को लिखा a² × a, 3। अभी बताया i³ का मतलब i और a का मतलब a, 3i। a² का मतलब क्या है? a। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताब वाले ने बोला है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि भैया a² तो अपना a के इक्वल है, और माइनस का 7a एज इट इज, i एज इट इज। इस a² के बदले में क्या लिख सकता हूं? a × a है। a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a आ जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है जो वो पहले था। प्लस में a को i से करेंगे 3a माइनस का 7a। अच्छा, इसके बाद देखिएगा i एज इट इज, a को a से करेंगे a² और 3a और 3a आएगा 6a, 6a में से 7a जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का a। i एज इट इज, a² किसके इक्वल है? a के, माइनस a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया? i आ गया। और आपका जो कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, तो हम लिख देंगे क्या भला? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कभी स्क्वायर में कभी क्यूब में इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इस पर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कीजिएगा, बताता हूं आगे। आज की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जा चुके हैं, अपलोड भी हो गया है वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 से लेके आगे 15 तक जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में कवर हुए। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम थे, तो मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है, उसमें से एक मैंने कराया, बाकी आपको करने के लिए दिया है, बाकी मैक्सिमम आई हैड डन, मैंने किए हैं क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।